अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल मिस्टर पोसेसिव लव एपिसोड 37 को हम रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको अब तक की तमाम एपिसोड अच्छी लगी हों। अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिल रहा, मतलब एपिसोड नहीं मिल रही, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारे एपिसोड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो आपको मिलती जाएंगी खुद ब खुद ही नेक्स्ट, ठीक है। और उसके साथ ही बताया था ना कि राइटर की मदर की तबीयत नहीं ठीक और ख़ुद की उनकी भी, तो इस वजह से। और आज राइटर ने एक पोस्ट की कि किस्ती नावल की किस्ती लिखवाते जाएं उनसे, बाद में वो अपने एग्ज़ाम में अंडे ले लेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ना भी है, सो प्लीज़ आप लोग ज़रा ध्यान दें। और इसके साथ ही ये कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। अगर किसी का टिकटॉक अकाउंट है या ऐसा कुछ भी, तो आप लोग वहाँ पे भी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, बना के, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो आप लोगों का भी थोड़ा फ़र्ज़ है। चलें नावल स्टार्ट लेते हैं। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट हर परमिशन, ऑल राइट इज़ अप टू दिया ज़हरा नावल्स। तेज़ बरसती बारिश में वो सड़क पर भाग रही थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, आंखों में आंसू थे, सांस सीने में बार बार अटक रहा था। आखिरी सहारे को खो देने का दर्द पता है क्या होता है? आखिरी सहारे को खो देना ऐसा है जैसे एक सताए हुए वजूद को ज़िंदगी की तरफ ले जाती आखिरी डोर भी टूट गई हो। और इस बरसती बारिश, तूफ़ानी बारिश में यमन वहीद को लगा कि वो आखिरी डोर अगर टूट गई तो इसका वजूद हवा में तहलील हो जाएगा। वो दौड़ते दौड़ते गीली सड़क पर गिर गई। हाथों की हथेलियों में ज़ख्म लगे। वो उठना चाहती थी, लेकिन क्या बेबसी थी ना, वो उठ नहीं पा रही थी। टांगें शैल हो रही थी। सर्दी से ज़्यादा इस बात ने इसे झंझोड़ दिया था कि अगर मंजिल पर पहुंचकर वह सब खो चुकी हुई तो वो क्या करेगी। वो ज़मीन पर हाथ रखते दर्द की परवाह किए बगैर वापस उठ गई। खाली सड़क पर अक्का दुक्का ही गाड़ियाँ थी। रात का मंजर था, हर तरफ अंधेरा और बरसती शदीद बारिश अजीब होलनाकी का मंजर पेश कर रही थी। हम कहीं छोड़ दें? एक तेज़ रफ्तार बाइक इसके करीब से गुजर गई। वो आगे बढ़ रही थी जब वही बाइक वापस पीछे आई थी। इस पर बैठे वो दो लड़के इसे बड़ी गलाजत भरी नज़रों से देख रहे थे। आओ बैठो, हम छोड़ देते हैं। पिछला लड़का बाइक से उतरा और बालों में हाथ फेरते इसने कदम यमन वहीद की जानिब बढ़ाए थे। वो खौफजदा हुई थी। इसके आवाज़ बुरी तरह स्लिप हो गए, जैसे सोचने समझने की कुव्वत से खाली हों। मैं खुद चली जाऊंगी। इसने कदम पीछे की जानिब लिए थे। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बारिश के कतरे चेहरे से होते गर्दन तक जा रहे थे। वह बुरी तरह भीग रही थी। इसने दुपट्टे का किनारा हाथों में जकड़ा। खुद क्यों, हम छोड़ देंगे। आओ और बताओ कहाँ जाना है। इस लड़के ने फुर्ती से आगे बढ़ते इसका बाजू जकड़ा था। इसकी आंखों से शैतानियत टपक रही थी, जबकि पीछे कुछ कदमों के फासले पर बाइक पर बैठा दूसरा लड़का इस्तज़ाइया अंदाज में हंस दिया। छोड़ो मुझे जलील इंसान। वो एकदम ही जानती हुई थी। अपने बाजू पर इस लड़के की गलीज गिरफ्त पर वो मचल उठी थी, जब इस लड़के ने यमन वहीद के हाथ भी जकड़ लिए। इसकी आंखों से आंसू के दो कतरे बरसती बारिश में मिलते सड़क पर गिर के। वो अज़ियत की इंतहा पर थी, जहाँ बेबसी ये थी कि वो एक ऐसे परिंदे की मानी थी जिसके पर बांध कर कोई इसे कहे जाओ तुम आज़ाद हो। वो जो लड़का इसे जकड़े खड़ा था, क्या वो भूल गया था कि इसके घर एक माँ है, एक बहन होगी, या इसकी होने वाली बीवी। वो क्यों भूल जाते हैं कि इनकी अपनी माँओं बहनों के अलावा बाकी औरत साथ गोश्त का टुकड़ा नहीं है। नहीं है वो गोश्त का टुकड़ा, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। क्या वो जहन्नम की आग भूल जाते हैं? मुझे जाने दो घटिया इंसान। वो पाँव सड़क पर बुरी तरह मार रही थी जब इस लड़के ने नखावट से इसकी पुश्त को देखा। बेसाख्ता यमन वहीद पर एक पहाड़ सा गिर गया। इसके जहन की सोचों में बेसाख्ता एक जुमला बुरी शिद्दत से गूंज उठा। और मजबूरी का फ़ायदा होटल में जाकर उठाया जाता है। हाँ, वो जुमला इस शख्स ने बोला था जिसने इसके भीगे सरापे पर अपना कोट डाला था कि गुमनाम ही सही, इज्जत तो होना। और वह इससे घटिया बोलती थी। यमन वहीद की आंख से तीसरा आंसू टूट कर गिरा। आज वो जिस लड़के की गिरफ्त में थी वो थे घटिया। ऐसी हरकतें घटिया होती हैं। इस शख्स ने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वो तो इसे किसी होटल में नहीं लेकर गया। इसने तो निकाह किया था, और निकाह तो घटिया हरकत नहीं है, वो तो एक पाक अमल है। इसके जहन ने जैसी सारी दलीलें पेश करते बात साफ कर दी कि आखिर घटिया लोग, घटिया रास्ते कैसे होते हैं। वो शख्स बुरा था, लेकिन वो घटिया तरीन नहीं था। और ये बात इस बरसती बारिश में इस लड़के की गिरफ्त में इस पर अया हो गई थी, और इसे ऐसा लगा
जैसे कोई बोझ इसके दिल पर आकर गिरा हो। यकदम इसे अपना सर चकराता महसूस हुआ कि इस लड़के ने इसकी मखसूस नस बातें इसे होशो हवा से बेगाना कर दिया था। यमन वहीद, एक तेज़ आवाज़ पर इन लड़कों ने पलटकर सड़क पर खड़े वजूद को देखा, जबकि नीम गूंदगी में जाते इस लड़की के वजूद ने भी वो आवाज़ महसूस की थी। हाथ सलामत चाहते हो तो छोड़ दो इसे, तंदो तेज़ लहजे में कहते वो शख्स उन लड़कों की जानिब बढ़ा था। उसकी आंखों में खून सा उतरा हुआ था। उस लड़के ने बेजारियत से अपने साथी की तरफ देखा और फिर सामने से आते वजूद को। यू ब्लडी हेल! वो बारिश में भीगता हुआ उन लड़कों तक आया। इसके कदम जैसे जैसे उठ रहे थे, इसने साथ अपने कोट की पॉकेट से गन निकाली थी और सीधा निशाना इस लड़के के हाथ का लेते गन इसके हाथ की तरफ की थी। वो लड़का बुरी तरह खौफजदा हुआ था। इसने यमन वहीद का वजूद यकदम आज़ाद किया तो इसका बेहोश वजूद सड़क पर गिर गया, जिस पर बारिश के कतरे बरस रहे थे। ओए बाइक स्टार्ट कर, इस लड़के ने तेज़ी से अपने साथी के पीछे बैठते बुलंद आवाज़ में कहा। मुकाबिल शख्स इनके करीब आ चुका था। इसने इनकी बाइक के टायर का निशाना लेते फायर किया। वो जो थोड़ी दूर गए थे, लड़खड़ा कर सड़क पर गिर गए थे। यमन वहीद, इस शख्स ने घुटनों के बल बैठते इस सड़क पर गिरी लड़की को पुकारा था। इसके हाथ लर्ज उठे थे। शदीद तेज़ हवा ने इसके हिसाब बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिए थे। वो गहरा सांस ले गया। माजरत, हम म्यूट करना भूल गए। हम अभी करने लगे हैं, सो प्लीज़ 2 मिनट, बल्कि म्यूट ही कर लेते हैं, वाइब्रेशन ही ठीक। चलें। वह गहरा सांस ले गया, गन वापस कोट की पॉकेट में रखी और हाथ इसके वजूद की तरफ ले जाते इस शख्स का दिल यकदम बंद हो गया। इसके हाथ लर्ज उठे थे। इसने धीरे से गहरा सांस छोड़ते इसका वजूद बाजुओं में उठाया और कुछ मसाफत पर खड़ी अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। एक तूफान सा इस शख्स के सीने में उठा। वो लब सख्ती से भींच गया। बारिश इन दोनों को भिगो रही थी, जबकि इसकी नज़रें सड़क पर थी। इसने दूसरी नज़र तक इस लड़की पर डालना गवारा नहीं किया था। इसने एक बार पलटकर सड़क पर गिरे इन 2 लड़कों को देखा और फिर वापस सीधा होते गाड़ी में इसके बेहोश वजूद को लौटाते वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी वहाँ से निकाल ली थी। बाहर बारिश अभी भी ज़ोरों से बरस रही थी और अंदर इस शख्स का दिल यूं था जैसे इसमें एक अलग ही तूफान आने वाला हो। हीर, नाश्ता करते जावेर साहब ने इसकी तरफ देखा, जो संजीदगी से बैठी नाश्ता कर रही थी। जी डैड। इसने ज़रा सा सर उठाकर इन्हें देखा और वापस से नाश्ता करने लगी। वह लड़की संजीदा मिजाज ना थी। वक्त के खेल ने इसे संजीदा मिजाज बना दिया था। उन्होंने अपना मोबाइल मेज़ पर इसके आगे कर दिया। हीर साहब ने मोबाइल पर देखा, जहाँ किसी नंबर से 170 मिस्ड कॉल थी। वह लब भींच गई। इसने सर उठाकर बाप को देखा। 30 कॉल मैंने उठाई भी हैं, जिनमें सिर्फ एक बात बोली गई थी, कब की डेट फिक्स करूं मैं अपनी होने वाली बेगम को लेने आने की। उन्होंने हूबहू वही बात दोहराई थी जो अवान खान ने इनसे कही थी। कुल मिलाकर 200 कॉल्स बनती हैं। वो इसकी तरफ देखते बोले। न जाने क्यों इनके लब मुस्कुराहट में हल्का सा ढले थे। मैं देखती हूँ। वो दरिश्तगी से चेयर से उठ गई। इसकी नाक पर गुस्सा सवार था। वो बैग उठाती यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। गाड़ी में भी वो बेचैन रही थी। आखिर वह शख्स ऐसा क्यों कर रहा था? जब इसने खुद को संभाल लिया, वह शख्स वापस लौट आया था। हाँ, वो इसे नहीं भूली थी। अगर वो इसकी मोहब्बत को नहीं भूली थी, तो वह इसके दिए गए ज़ख्म को भी नहीं भूली थी। मोहब्बत बड़ी ही अजीब शय है। मोहब्बत बादशाह, फ़कीर, अमीर, गरीब, नेक या गुनहगार नहीं देखती। वो तो बस सो जाती है। वो तो बस महबूब को देखती है, इसे हर बुराई के साथ कबूल करती है। और जब मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वो ऐसी तेज़ धार तलवार बन जाती है जो हर वक्त दिल पर ज़ख्म लगाती, दिल को खून सदा कर देती है। वो यूनिवर्सिटी में इंटर हुई थी। इसका इरादा इस शख्स का दिमाग ठिकाने पर लगाने का था। वो खुद को इतना भी बेमोल नहीं समझती थी कि वो मुंह उठाकर इसके ज़रा से नरम रवैये पर इसके साथ चली जाए। हरगिज़ नहीं। वो तेज़ी से चल रही थी जब इसकी दोस्त भागती हुई इसके पास आई थी। हीर, वो नए सर टेस्ट लेने लगे हैं, जल्दी चल बेटा। इसका बाजू पकड़े वो इसे अपने साथ घसीट कर ले जाने लगी थी। हीर सावियार हड़बड़ा गई। बगैर तैयारी के टेस्ट? क्या मतलब अचानक टेस्ट? इसने क्लास की तरफ जाते हड़बड़ाहट में सवाल पूछा था, जिस पर इसकी दोस्त ने मासूम सी शक्ल बनाकर इस बात में सर हिलाया। हीर सावियार का चेहरा बुरी तरह उतर गया था। क्लास में इंटर होते इसने सीट पर जाकर रजिस्टर खोला था। कुछ मिनट बाद ही वो बड़े रौब से क्लास में इंटर हुआ। इसकी नज़र बेसाख्ता रजिस्टर पर झुकी इस लड़की पर गई। वो धीरे से मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, ये सरप्राइज़ टेस्ट है। कैसा लगा सरप्राइज़?
नज़रें इसके चेहरे पर रखते वो डाइस के पास जाते सलाम के बाद बोला था। क्लास ने इसे सलाम का जवाब दिया, जबकि इसकी दूसरी बात पर सारी क्लास का मुंह बन गया था, जिसमें वो भी शामिल थी। लगता है पसंद नहीं आया। खैर, मैं अनाड़ी बंदा हूँ, मुझे सरप्राइजेस देने नहीं आते। इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें चमक उठी। इसकी बात पर हीर ने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा। वो शख्स कितना झूठा था। हाँ, अगर वो यूँ कहता कि इसे अच्छे सरप्राइजेस देने नहीं आते तो ये ज़्यादा बेहतर था। वो सर झटक गई, जबकि वो खुद भी बोर्ड पर सवाल लिखने लगा था। सवाल लिखने के बाद वो मोबाइल निकालते एक नज़र क्लास पर डाल लेता। इसका चेहरा संजीदगी लिए हुए था। क्लास ख़त्म होने पर क्लास से टेस्ट लेते, इनके उतरे चेहरों को देखते वो ज़हरीला मुस्कुराते टेस्ट लिए वहाँ से निकल गया। हीर ज़ावियार ने पैर पटके वो इसके पीछे जाना चाहती थी। जब दूसरी क्लास का टाइम हुआ था, वो ठंडी याद भरकर रह गई। दूसरी क्लास ख़त्म होते वो बगैर अपनी दोस्त की बात सुने क्लास से बाहर भागी थी। इसने दूसरा सांस इसके ऑफिस के दरवाजे के सामने जाकर लिया। मैंने साफ इनकार किया था ना, समझ में नहीं आया था। बगैर नॉक किए वो तनफन करते अंदर दाखिल हुई थी और इसे देखते अपनी बात मुकम्मल की। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की वजह से वो बंद हो चुका था। तुम्हारे मामले में मैं ज़रा बददिमाग बंदा हूँ, वो चेयर से खड़ा होते बोला था। हीर बस इसे देखती रही। वो कितना ढीठ था ना। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे डैड को परेशान करना बंद करें। वो गुस्से से कहती पलट गई थी। दांत पीसते इसका दिल किया शख्स का सर फाड़ दे, जब इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। आबरू चुकाते हुए पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खासे करोफर से बोला। इसके लहजे में सुकून था, लेकिन इन नज़रों में सर्दपन था कि मुकाबले लड़की बस दांत पीस कर रह गई। खुशफहमी अच्छी है। तंजिया दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से इसे पलट कर देखती वो वापस पलट गई। इसके कदम दरवाजे की जानिब थे। फखरी अंदाज में इसने दरवाजे की नोक पर हाथ रखा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, जब अचानक धड़ाम की आवाज़ से अधखुला दरवाज़ा बंद हुआ था। वो उछलकर जैसे ही 2 कदम पीछे हुई, मुकाबल के चौड़े सीने से लगते लगते बची थी। एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरा हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, वो इसके कंधे के करीब धीरे से झुका। इसके कलून की महक ने हीर के हवास बुरी तरह स्लिप किए थे। वो सांस रोक गई। पलकों में खुद ब खुद ही लर्जिश पैदा हुई, ऐसे जैसे वो किसी तिलिस्म में जकड़ी जा रही हो। खुशफहमी पालना मेरे लिए ममनू है मिस हीर ज़ावियार, वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोला था। इसकी सर्द आवाज़ ने हीर ज़ावियार को लड़ने पर मजबूर किया था। वो भी गुस्से से पलटती कि अवान खान ने इसके कंधे पर दरमियानी 2 उंगलियां जमाते इसे ऐसा करने से रोका। अपने कंधे पर गर्म निमस पाते ही वो लब सख्ती से पींच गई थी। अवान खान इतनी ही बात करता है जितनी वो पूरी कर सके, और अवान खान अपनी हर बात हर हाल में पूरी करता है। झटके से 2 उंगलियां इसके कंधे से हटाते वो गंभीर मगर अटल लहजे में बोला। हीर ने पलकें झपकाई थी कई बार। वो इस सहर को तोड़ना चाहती थी जो अवान खान उस पर खींचना चाहता था। उसने वाइट चोकर में मुकीद अपना पाँव अवान खान के पाँव पर सख्ती से मारा था कि इस अचानक आफताब पर वो लब पींच गया। अचानक गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हुई और माथे पर कई बल नमूदार हुए थे। हीर ज़ावियार बिजली की सी तेज़ी से इसके हिसार से निकली थी, या अवान खान ने इसे निकलने दिया था, क्योंकि हीर के मारने पर भी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। आप अपनी बातें इसलिए पूरी करते आए हैं अवान खान, क्योंकि अभी आप हीर ज़ावियार से मद्दे मुकाबिल नहीं हुए। वो सर को झटकते बोली। इसकी आंखों में चमक थी, एक ख़ास चमक। वो तेवरी चढ़ाई से देख रहा था। याद रखिएगा प्रोफेसर अवान खान, हीर ज़ावियार को आप कभी भी पा नहीं सकेंगे। हरगिज़ आपसे शादी नहीं करूँगी। वो उंगली उठाए बोली। मुकाबिल के चेहरे पर इस्तज़ारिया हंसी उभरी। हीर का दिल चल उठा था। वो ऐसा ही था, अपनी मुस्कुराहट से दिल धड़का देने वाला और उसी मुस्कुराहट से दिल जला देने वाला। इसमें दोनों हुनर बखूबी शामिल थे। हाँ, अपने जुमले दुरुस्त करें मिस हीर ज़ावियार। अवान खान आपको पाना हरगिज़ नहीं चाहता। अवान खान आपको अपनी ज़िद बनाकर फतह करेगा। शोला बरसाती आंखों से वो इसके चेहरे को देखते बोला। हीर ज़ावियार ने इसकी आंखों में अनदेखी आग जलती महसूस की, जिसकी तपिश जानलेवा थी। एक ऐसा भी दिन था जब हीर ज़ावियार दिलो जान से मरा करती थी अवान खान पर, और आज उसके सामने खड़ा अवान खान हीर ज़ावियार को बस जहर लग रहा था। अपना टेस्ट उठाइए और कल अपने फादर को लेकर आएँ। यू मे लीव नाउ। वो चलता हुआ वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हीर हैरत से इसे देख रही थी। वो बहुत जल्द बदल जाता था। हीर ज़ावियार जानती थी अवान खान इससे मोहब्बत नहीं करता, वो बस इसे इस्तेमाल करना चाहता है, और वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी। टेस्ट उठाए वो ऑफिस से निकल गई। पीछे अवान खान ने कुर्सी की पुश्त से सर टिकाया था। हीर ज़ावियार सही सोचती थी। अवान खान
और हीर ज़ावियार से मोहब्बत? मज़ाक खेस। लेकिन क्या इस शख्स की आंखें झूठ बयान कर रही थी कि इसे वाकई हीर ज़ावियार चाहिए थी? पता नहीं क्या है। इसने आध खुली आंखों की पलकें झपकाई और आंखें पूरी खोलने की कोशिश की थी। एकदम ही वो उठकर बैठ गई थी। इसने गहरा सांस भरा। इसे एकदम सब याद आता चला गया था। हाँ, वो कुछ पल की अजियत, और अजियत कुछ पल की हो या सालों की, अजियत सिर्फ अजियत होती है। अजियत लम्हे ही नहीं देखती, ना ही सदियाँ देखती है। वो तेज़ी से बेड से नीचे उतरी थी जब इसे अपनी आंखें फिर से बंद होती महसूस हुई। टांगे बेड से नीचे लटकाए इसने दोनों हाथ बेड पर जमाते आंखें बंद करते वापस खोली। क्या तुम ठीक हो यमन वहीद? एक जानी बेजानी आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। दरवाज़ा खुलकर वह शख्स अंदर दाखिल हुआ था जिसके हाथ में गर्म दूध का भाप उठाता गिलास था। मैं यहाँ कैसे आई? इसने बेसाख्ता अपने कपड़ों को देखा। वो हल्के नम कपड़ों में थी, लिबास वही था। इसने दूसरी नज़र गर्दन उठाकर बासल अहमद पर डाली। क्या तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ? ये दूध पी लो, कुछ बेहतर महसूस करोगी। बेड की जानिब कदम उठाते बासल अहमद ने गहरा सांस बजा के स्पुर्द किया और दूध का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। वो कभी इसके हाथ में पकड़े दूध के गिलास को देखती तो कभी गर्दन उठाकर बासल अहमद को, जैसे अभी भी कुछ समझ ना आया हो। बासल अहमद ने आईब्रू के इशारे से इससे दूध का गिलास पकड़ने को कहा, जिस पर इसने लपकारते दूध का गिलास पकड़ लिया था। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम कहाँ जा रही थी? बासल अहमद सोफे पर बैठता बोला था। इसका ध्यान यमन वहीद पर था और इसकी आंखों में आज एक अलग से जज्बात थे, नाकाबिले बयान से। इसकी बात पर यमन वहीद को एकदम सब याद आया था। दूध का आधा गिलास इसने टेबल पर रखा, आधा वो पी चुकी थी। वो फ़ौरन बेड से उठी। बासल अहमद हड़बड़ाया था। मेरी बहन। इसकी हालत यखलख्त कल से ज़्यादा ख़राब हुई, जैसे हर उम्मीद को आग लग गई हो। इसकी आंखों में पानी भर गया। रिलैक्स यमन। बासल अहमद फ़ौरन सोफे से उठा और इसके कंधे पर हाथ रखते इसकी तरफ देखते धीमे लहजे में बोला। वो नासमझी से इसे देखने लगी जैसे कोई पागल हो। मेरी बहन मर गई है और तुम मुझे रिलैक्स कर रहे हो? वह एकदम चीख उठी। इसने बासल अहमद के बाजू पर हाथ रखते इसके अपने कंधों पर धरे हाथ छटक दिए बुरी तरह से। वो करा उठा था। यमन वहीद ने फिर से नासमझी से इसे देखा, जहाँ इसकी वाइट शर्ट पर हल्का सा खून का धब्बा था। ये क्या हुआ? लबों को मींचते इसने गहरे सांस भरते खौफ से तर लहजे में इसकी शर्ट को देखा, जहाँ खून का हल्का सा निशान था। तुम्हारी बहन सेफ है। मुझे भी कॉल आई थी हॉस्पिटल में आग की। वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था और फिर न जाने कैसे आग लगी। वक्त पर सब बचा लिया गया था। तुम्हारी बहन को भी महफूज कर लिया है। वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट है। बस मामूली सी चोटें आई हैं सबको। एक तो लोग ही ज़रा ज़्यादा घायल हैं। बासल अहमद ने एहतियात से अपने बाजू को देखा। यमन वहीद का अटका सांस बहाल हुआ। इसका दिमाग कुछ पुरसुकून हुआ था। इसने बासल अहमद के हाथ और बाजू को देखा। इसके हाथों पर जलने के निशान थे। वो इसे देखती रह गई कई लम्हे। क्या इस शख्स ने इस हद तक इसकी बहन को बचाने के लिए ये सब किया? तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? इसका दूसरा ध्यान इसके बाजू की तरफ किया था। बासल अहमद ने सर उठाकर इसे देखा। वो हल्के से मुस्कुराया था। वकील हूँ, लाखों दुश्मन हैं। आउट ऑफ सिटी जिस केस के लिए गया था वहाँ गोली लग गई। इसने बहुत नॉर्मल अंदाज में कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। यमन वहीद ने फिक्रमंदी और हैरानगी से इसे देखा। क्या तुम ठीक हो? वो इसकी जानिब एक कदम बढ़ी। जब बासल अहमद ने एक कदम मज़ीद पीछे लिया, यमन वहीद रुक गई। इसे अजीब लगा। मैंने तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। मैं माज़रत खाऊं। मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा। इसने शर्ट बाजू से हटाते धीमे से लहजे में कहा। इसके लफ्ज़ों में गहरी पेशमानी थी। कोई बात नहीं बासल, आप मजबूर थे। फर्स्ट एड किट अलमारी में है। वो लब काटते बोली थी और अलमारी की जानिब खुद ही बढ़ गई। इस वक्त वो दोनों इस फ्लैट में थे जो बासल अहमद ने इसे रहाइश के लिए दिया था। इसने फर्स्ट एड किट निकालते सोफ़े के आगे रखे टेबल पर रखी थी। बासल अहमद सोफ़े पर बैठा। इस लड़की ने कॉटन निकालते इसे देखा था। मजबूरियों को रिश्तों से ऊपर नहीं रखना चाहिए, वरना हम बहुत कुछ खो देते हैं। वो कॉटन से इसके ज़ख्म से निकलता खून साफ कर रही थी और इस शख्स की नज़रें इस लड़की पर जमी थी। लहजा अजीब था। यमन वहीद ने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा। हमें मजबूर भी तो ख़ास रिश्ते ही करते हैं। वो इसे देखती बोली और वापस अपना काम जारी रखा था। वो बहुत एहतियात से इसका ज़ख्म साफ कर रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके फिक्रमंद चेहरे को देखते वो बेसाख्ता बोल उठा था, खोए हुए अंदाज में, जबकि इसकी बात पर जैसे यमन वहीद का रुआ रुआ साकित हो गया। कॉटन इसके हाथ से छूटता सोफे पर गिर गया। इसने बहुत आहिस्तगी से गर्दन उठाकर बासल अहमद को देखा और वो फिर इसे देखती ही रह गई। मुझे 4 साल पहले आप पसंद थी
और 4 साल बाद मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। वो इसकी काली आंखों में झांकता बहुत धीमे लहजे में इजहार कर रहा था। यमन वहीद के लब फड़फड़ा उठे थे। इसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। मैं अपनी मोहब्बत को निकाह में बदलना चाहता हूँ। इसने यमन वहीद के साकत चेहरे को देखते दूसरा जुमला अदा किया। इसके लफ्ज़ बेशक यमन वहीद के लिए आबे हयात होते अगर वो सही वक्त पर बोले के होते। सामने बैठा शख्स एक बेहतरीन सहारा था, लेकिन वक्त बहुत पहले हाथ से रेत की मानद फिसल चुका था। अब ऐसा कुछ सोचना भी गुनाह था। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसने मरहम उठाई और सारा ध्यान इसके ज़ख्म की तरफ कर लिया, जैसे इस शख्स की नज़रों में उभरे ज़ख्मों से बचना चाहती हो। क्या वजह जान सकता हूँ? इस शख्स का लहजा रंध सा गया था। कुछ तो था जो अधूरा रह गया। अजीब सा खाली सा एहसास दिल में पैदा हुआ। निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं है बासल अहमद। इसके बाजू पर पट्टी करते इसने बहुत नॉर्मल अंदाज में इसे नामुमकिन की वजह बताई थी और छनाके से बहुत कुछ टूट गया। वो इसे देखता रहा कई पल, बस खाली आंखों से, जैसे लफ्ज़ तलाश किए जा रहे हों, जैसे दिल को तसल्ली दी जा रही हो। मुझे देर होगी और मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी 4 सालों की रियाजत अधूरी रह गई। मुझे इस बात का अफसोस ताहयात रहेगा। इसने अपना बाजू इस लड़की के हाथ से खींच लिया। वो गहरा सांस भरता खड़ा हो गया, शर्ट बाजू पर सेट की। इसका चेहरा शिद्दत ज़बत से सुर्ख पड़ गया। जो लोग वक्त पर कदम नहीं उठाते, फिर वक्त इन्हें कदम उठाने के लायक नहीं छोड़ता। इसकी आंखों में कुछ चुभ सा गया था। इसके लफ्ज़ किसी गहरी खाई की इमारत महसूस हुए। मैंने तुम्हें खो दिया है यमन वहीद, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा दिल भी नहीं। इसने सामने दीवार पर किसी गैरमुरी नुक्ते को देखा। इसके लफ्ज़ों में एक तरफा मोहब्बत का दुख था, गहरा दुख। वो शख्स बस रो देने को ही तो था। और बगैर दिल के लोग कैसे जीते हैं? अब मुझ पर यह या होगा। एक तरफा मोहब्बत तकलीफ़ देती है और ये तकलीफ़ मुझे सारी ज़िंदगी अपने कंधों पर उठानी होगी। वो खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरता बोला। हलक में जैसे कांटे से उगे थे। वो अज़ियत में था। इसके लफ्ज़ बयान कर रहे थे वो अज़ियत में है। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे वजूद को नासूर ना बना दे। नासूर ज़ख़म हमेशा तकलीफ़ देता है, वो वजूद का नुकसान करता है। वो सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस कहीं सीने में ही अटक गया। इसने सर झुकाया और बाहर निकल गया। यमन वहीद इसकी पुश्त को देखती रही और फिर जब वो कमरे से बाहर निकला तो इस खाली जगह को देखती रही जो वो छोड़कर चला गया था। तुम हकीकत इश्क हो या फ़रेब मेरी आँख का, ना दिल से निकलते हो ना ज़िंदगी में आते हो। एक तरफा मोहब्बत तकलीफ़ देती है। तकलीफ़ तय होता है महबूब सामने हो और इस पर कोई हक ना हो। एक तरफा मोहब्बत सारी ज़िंदगी रूह पर मुसल्लत रहती है और फिर उसी रूह को खोखला कर देती है। जारी है। कह दे तो शेयर करते हैं। ये राइटर लिखा है। ये सरप्राइज़ नहीं है, वो अगली किस्त में आएगा। माजरत किस्त लॉन्ग हो जानी थी ज़्यादा ही। अगर हमारी पेज रीच कम हुई, आप लोगों के रिस्पॉन्स ना देने पर हम अपना नावल यूट्यूब पर शिफ्ट कर देंगे। ये FV राइटर को बोला है, ठीक है। आज तो बासल अहमद के लिए भी रोना आ रहा है। चलो छोड़ो दिया सहारा को, हम अपना बताते हैं। हमें बासल अहमद के पे बहुत अफसोस है, बहुत। मतलब एक जो सैड सा फील होता है ना कि एक साइड करैक्टर की, बेशक वो साइड करैक्टर है, बेशक जैसा भी रहा उसका सीन कम है ज़्यादा आया, लेकिन उसके लफ्ज़ों से ना हमारे दिल को ठेस सी पहुंची है। उसके लफ्ज़ ही मतलब ऐसे थे। कभी कभी दिया ज़हरा ना बहुत मिच्योर से लफ्ज़ लिखती है, मतलब काफ़ी डीप से। जैसे उसने बासल अहमद ने वहाँ पे बोला था, हमें मजबूरियों को रिश्तों के ऊपर नहीं रखना चाहिए वरना हम बहुत कुछ खो देते हैं। और ये सच भी था। जैसे यमन वहीद ने बोला कि हमें मजबूर भी तो ख़ास रिश्ते ही करते हैं, ये भी सच था। कभी कभी बहुत मैच्योर वर्ड लिखती है, मतलब अक्सर लिखती है लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही फील होने वाले। और जब बासल अहमद के ये एंड वाले लफ्ज़ के मैंने तुम्हें खो दिया यमन वहीद, उफल्ला किधर जाए हम, हमें बहुत अफसोस हुआ। अगर हमें साइड कैरेक्टर के ऐसे वर्ड पे अफसोस हो रहा है, अगर किसी हीरो ने बोल दिया तो हम पहली मरतबा किसी नावल में रोने ही ना लग जाएं, क्योंकि हम नावल्स में रोते नहीं, हम चुप हो जाते हैं 2 या हद से हद 1 मिनट के लिए हम चुप हो जाते हैं।
लेकिन रोते नहीं हैं, रिलैक्स कर लेते खुद को। खैर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें बासिल अहमद के किरदार से खुद भी ऐसे ही फील हो रहा था। खैर आप लोग अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखें। 70 कमेंट का कहा था, 67 हुए थे जब हमने देखा था, पता नहीं 70 हुए होंगे या नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग 75 करने की कोशिश कीजिए। आप लोग अगर सारे कमेंट करें तो हो सकता है, आप लोग करते नहीं, ये गलत बात है। राइटर इतना ज़्यादा लिखती है और आप लोग किस्त मांगते हैं, और जब किस्त देते हैं तो आप उस पर एक जस्ट नाइस का कमेंट करके भाग जाते हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फुली तबसरा किया करें, ठीक है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।